आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9। इस चैप्टर का नाम है अर्ली स्टेट्स। अर्ली स्टेट्स का मतलब होता है कि पहले कैसे राज्य होते थे। आज के टाइम में अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। तो पहले कितने स्टेट्स होते थे? अर्ली स्टेट्स। ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द महाजनपद्स, ओरिजिन ऑफ महाजनपद। महाजनपद क्या? जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पैर। तो जन जन मतलब लोग और पद मतलब पैर। तो जब जन बहुत सारे जन मिल जाते हैं ना तो जनपद कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे जन यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसे जनपद कहते हैं। और जब एक जगह पे बहुत सारे लोग हो जाएं, बहुत सारे, तो उसे महाजनपद कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है महाजनपद। देन रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। मोनार्की का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर राजा शासन करता हो। अगर आप आज देखो अपना इंडिया को तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है, आपने सिविक्स में पढ़ा होगा अबाउट द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जहाँ पर लोग राजा को चुने। बट जहाँ पर मोनार्की होता है ना, वहाँ पर किंग रूल करते हैं। फिर है द प्रोमिनेंट रिपब्लिक्स इन द 16th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। फिर और कितने रिपब्लिक स्टेट थे 6th सेंचुरी में। ठीक है। आज हमारा जो देश है, ये जो पूरा दुनिया है, यहाँ पर अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें अबाउट द 6th सेंचुरी में पढ़ना है कि 6th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो ये सारी बातें, कुछ कुछ बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको जब आप ये चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो। और बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से सीखना। और अगर आपको एग्ज़ाम है तो आपको मैं पहले ही ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप अच्छे से पूरे लेक्चर को सुनना और अच्छा परफॉर्म करना। अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अर्ली यानी कि पहले, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, ऑर्गेनाइजेशन। आज के ज़माने में देखो तो आज जो रूल कर रहे हैं हमारे इंडिया को वो मोस्टली बीजेपी कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकली अगर आप देखो तो इंडिया में बीजेपी रूल कर रहा है। और इससे पहले जो थे वो कांग्रेस थे और इसके बाद शायद बीजेपी रहे या फिर कोई और आए। तो ये सिनेरियो आज के ज़माने का है। पर पहले कौन होते थे? अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे राजा चुने जाते थे और कौन राजा बनता था, ये सब बातें अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्लियर वी read that the Aryans settled down in the janas or tribes and led to semi-nomadic life। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द आर्यंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख लो, आपको आर्यंस के बारे में थोड़ी मोड़ी नॉलेज हो जाएंगी। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द आर्यंस, जो कि मिडिल एशिया से आया था भारत में। और वो लोग मिलकर सेमी नॉमेडिक लाइफ जीने लगा। नॉमेडिक लाइफ का मतलब होता है बंजारे की ज़िंदगी। बंजारा का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जगह नहीं ठहरे। कभी आज यहाँ है तो कभी कल कहीं और चला जाएगा, परसों कहीं और चला जाएगा, उसके बाद कहीं और चला जाएगा। ठीक है। तो सेमी नॉमेडिक मतलब कुछ ऐसे आर्यंस थे जो कि वो एक जगह सेटल्ड होके मेरे और आपके जैसा रहने लगे थे। और कुछ आर्यंस जो थे वो बंजारे की ज़िंदगी जीने लगे थे। बंजारे का मतलब होता है नॉमेडिक। By the later Vedic age, the Aryan had moved further into the Ganga valley. In time, some of these jana grow in size and power and came to be known as Janpads, literal meaning foothold of tribes. Gradually, many of these जनपद evolved into large political group। और ये जन देखो ये लिखा है ना, जहाँ फुट होल्ड ऑफ ट्राइब्स, बहुत सारे जन मिल के जनपद किए। और फिर जब बहुत 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 ज़्यादा जो आर्यंस हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए तो उसे कहा जाने लगा महाजनपद। बाय कैप्चरिंग मोर एंड मोर लैंड्स, बाय 600 बिफोर क्राइस्ट एरा देयर वर 16 महाजनपद। 600 बिफोर क्राइस्ट एरा तक में टोटल जो इंडिया में जनपद थे वो 16 जनपद थे। नोन टुगेदर टू द known together as Sodosa Mahajanpadas।
ऑफ द 16 महाजनपदास देयर वेर 4 प्रोमिनेंट मोनार्की। और ये 16 महाजनपद में 4 जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे, मोनार्की थे। उसका नाम है कौसाला, वत्सा, अवंती और मगधा। ठीक है, कौसाला, वत्सा, अवंती एंड मगधा। हाउएवर मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एमंग देम। ये 16 महाजनपद में 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका नाम मैंने अभी पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इनका नाम है कौसाला, वत्सा, अवंती और मगधा। और इन चारों में ना सबसे जो पावरफुल था वो था मगधा। रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। तो मैंने मोनार्की का मतलब तो बता दिया ना, कि ऐसा स्टेट जहाँ पर राजा रूल करे सिर्फ। और रिपब्लिक क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रिपब्लिक का मतलब मैं आपको बताऊं इससे पहले, आई होप कि आपको ये महाजनपद का मीनिंग क्लियर हो गया है क्या है। महाजनपद मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। चलो अब आगे मैं पढ़ता हूँ। टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल्ड इन द महाजनपद्स। दे वेयर आइदर रिपब्लिक्स और मोनार्कीज। तो दो तरह का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया महाजनपद में। 16 महाजनपद थे ना, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट थे और सबसे पावरफुल था मगधा। मगधा आज के ज़माने में जो पटना है ना, वो मगध वाला एरिया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब मगध के अंदर ही आता था। चलो, रिपब्लिक महाजनपद वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ट्राइब। तो रिपब्लिकन महाजनपद क्या होता है? तो रिपब्लिकन महाजनपद वैसे जनपद को कहते थे जहाँ पर लोग इलेक्ट करता था किंग को। ठीक है, वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह को चलाते थे। देयर वॉज नो हेरिडेटरी रूलर। और ऐसा नहीं है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल चलाते थे उसके डेथ के बाद उसका कोई बेटा बैठे उस गद्दी पे, ऐसा नहीं होता था। तो वही लिखा हुआ है, देयर वॉज नो हेरिडेटरी रूलर, डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कंसेंट। So it was a kind of democratic system where the people of the tribe had to say in their political system. द साख्या महाजनपद वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक। साख्या महाजनपद जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक था। मोस्ट ऑफ द जनपद हैड अ मोनार्किकल सिस्टम। और बहुत सारे जो महाजनपद थे ना वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम था, मतलब राजा होते थे मेन। आफ्टर द किंग्स डेथ हिज सन सक्सीडेड टू द थ्रोन। मगधा वॉज अ मोनार्की। और जब कोई राजा डेथ करता था, मोनार्की का मतलब फिर से रिपीट करता हूँ कि एक ऐसा स्टेट उसका जो राजा है वो, मतलब उसका जो मेन मालिक है वो किंग होता था। ठीक है, और उस किंग के डेथ के बाद मोनार्की में उसका बेटा बैठ जाता था उस राजगद्दी में। और मगध भी जो था वो मोनार्की था। अब हमारा यहाँ से टोटल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल अलग टॉपिक अब हम पढ़ेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। एलेक्जेंडर इन्वेजन, एलेक्जेंडर का आक्रमण भारत पे। एलेक्जेंडर कौन? तो एलेक्जेंडर को हिंदी में कहते हैं सिकंदर। सिकंदर एक ऐसा आदमी था ना जो खुद पे ये डिसाइड किया था, इसके अंदर इतना एम्बिशन था कि ये डिसाइड किया कि हम पूरे दुनिया को जीतेंगे। पूरे दुनिया को जीतना मतलब पूरे दुनिया पे रूल करेंगे। ठीक है, तो एलेक्जेंडर इन्वेजन, एलेक्जेंडर का आक्रमण भारत पर। एलेक्जेंडर इन्वेजन। बिफोर वी प्रोसीड टू रीड द हिस्ट्री ऑफ मगधा, हम लोग मगध की हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि मदर बोल रहा हूँ मगध की हिस्ट्री को हम लोग डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मगध जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपद था ना, तो सिर्फ हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम मगध के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा एलेक्जेंडर के बारे में। क्यों? क्योंकि इसने भी आक्रमण किया था भारत पर, इसीलिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द पैरेलल डेवलपमेंट इन पर्शियन एंड ग्रीक हिस्ट्री। तो हमारे भारत में तो ये सारे चीज़ चल रहे थे। ठीक है, रिपब्लिक, 16 महाजनपद, मोनार्की, ये सारे चीज़ तो चल रहे थे, पर हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि पर्सिया में और ग्रीक में क्या हो रहा था उस वक्त। दीज डेवलपमेंट हैव एन इंट्रिंसिक कनेक्शन विद द हिस्ट्री ऑफ मगधा। क्योंकि
यहाँ पर्शियन में और ग्रीक में जो चल रहा था उस वक्त, वो भारत से कनेक्ट लिंक था उनका। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स सेंचुरी के आधा जब ख़त्म हो गया था, साइरस हैज़ established a large empire in पर्सिया। साइरस हैज़ established a large empire in पर्सिया का मतलब है कि साइरस जो था वो पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो गया था और अपना अंपायर बना लिया था पूरे पर्सिया में। पर्सिया एक जगह का नाम है, ठीक है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। ही वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग ऑल द लैंड बिटवीन द इंडस एंड द काबुल रिवर। और ये सक्सेस रहा था इंडस रिवर से लेके काबुल रिवर तक के बीच के एरिया को जीतने में। वन ऑफ हिज सक्सेसर डेरियस फर्स्ट, उसके बाद इसका जो सक्सेसर आया, उसके डेथ के बाद उसका सक्सेसर आया, उसका नाम था डेरियस फर्स्ट। हाउएवर एनेक्स्ड गंधार एंड द इंडस वैली, किसी तरीके से गंधार और इंडस वैली भी कैप्चर कर लिया। द इंडस वैली और इंडिया एज दे कॉल्ड इट वॉज द 20th सतैरपी एंड पेड अ ट्रिब्यूट टू द गोल्ड टू द पर्सियन अम्पायर। इसका ये मतलब होता है इन लाइन का कि पहले के ज़माने में जब कोई राजा दूसरे राजा को हरा देता था ना, तो बहुत बार वो जो दूसरा राजा जो हारता था वो माफ़ी मांगने लगता था पहले वाले राजा से जिसने हराया उसे। तो वो राजा ना उसे छोड़ देता था दूसरे वाले राजा को। तो दूसरा वाला जो राजा था वो मतलब बोलता था कि आप मेरी जान की रक्षा किए हैं, मतलब आप मुझ पे दया दिखाए हैं, तो बताइए हम आपके लिए क्या करें। तो जो पावरफुल राजा होता था वो बोलता था कि तुम अपने एरिया से पैसे लेना और तुम मुझे देना, मैं सारा देख रेख तुम्हारे एरिया का मैं करूँगा, ठीक है। बस तुम वहाँ पर छोटा सा एक पोजीशन में मतलब कि छोटा राजा बन के तुम रहना, मेरे नीचे ही रहना। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ महापदम नंद, India was invaded by the Greek ruler Alexander, the King Philip of Macedonia। तो जब इंडिया में महापदम नंद रूल कर रहा था, महापदम नंद एक राजा का नाम है, वो मगध का राजा है महापदम नंद। इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय द ग्रीक रूलर, और उसी टाइम जो सिकंदर है यानी कि अलेक्जेंडर, वो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन? द सन ऑफ किंग फिलिप। अलेक्जेंडर के पापा का नाम था किंग फिलिप, और वो कहाँ के राजा थे? तो वो मैसिडोनिया के राजा थे। अलेक्जेंडर के पापा का नाम था किंग फिलिप, और उनके वो जो किंग थे वो थे मैसिडोनिया के किंग। अलेक्जेंडर सेट आउट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और अलेक्जेंडर निकला था पूरे दुनिया को जीतने के लिए। अलेक्जेंडर डिफीटेड द पर्शियन रूलर, और अलेक्जेंडर ने पर्शियन रूलर को भी हरा दिया था। After achieving this feat, he marched on forward to India, attracted by its riches and wealth। और जब वो पर्सिया यानी कि ईरान को हरा दिया था, तो उसके अंदर बहुत लालच भर गया कि चलो अब इंडिया को हराते हैं, और इंडिया में जितना भी संपत्ति है, क्योंकि उस वक्त में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसके माइंड में आया कि जितने भी अमीरी हैं यहाँ पे, जितने भी गोल्ड है, हाथी है, कारपेंटर्स हैं, वो सबको उठा के ना सबको लेके चले जाएंगे अपने देश। ऑल्सो एलेक्जेंडर हैड ए स्ट्रॉन्ग क्यूरियस Also, Alexander had a strong curious nature, and he wanted to explore other geographical territories. After conquering काबुल जीतने के बाद Alexander reached India through the Khyber Pass in 326 before Christ era. The political scenario of northwest India was ripe for Alexander invasion. The area was divided into many tribal, republic, and independent monarchies. It was easy for Alexander to conquer them one by one. Among these rulers, Ambi, the prince of Taxila, and King Porus, whose kingdom lay between Jhelum and Chenab, were quite well known and had a potential to check the advance of Alexander. However, their failure to unite and fight them together made them susceptible to defeat. Though by the time Alexander reached Magda, his army had become very tired due to constant fighting. Also, Alexander was not very keen to take on Mahapadam Nand's huge army. Thus, he, along with his army, returned home. Alexander died in Babylon in 323 before Christ era। तो यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं कि जो
आज के ज़माने में जो कश्मीर है ना हमारा, तो कश्मीर के पास उस वक्त बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स हुआ करते थे। और वो इंडिपेंडेंट रूलर्स ना वो मिलजुल कर नहीं रहते थे एक दूसरे से, और जिसके कारण अलेक्जेंडर को हराना बहुत आसान हो गया उन रूलर्स को। ठीक है। और उसके बाद जब तक वो भारत में एंटर किए अलेक्जेंडर, तो उनका आर्मी बहुत थक गया था मारपीट करते करते। और जब महापदम नंद का जब आर्मी देखा ना, इतना बड़ा आर्मी, तो उन लोगों का हालत एवं ही ख़राब हो गया पूरा। देख के ही ख़राब हो गया कि बाप रे बाप, कैसे हराएंगे इतना बड़ा आर्मी को। उसके बाद किंग पोरस से लड़ाई हुआ, उसके बाद फिर वो वापस चले गए। और वापस जाते के वक्त ही ना इनका डेथ हो गया था, इनको बीमारी कुछ हो गया था और अलेक्जेंडर का डेथ हो गया था 323 बिफोर क्राइस्ट एरा में। बेबी लॉनिक जगह है वहाँ पर। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द अलेक्जेंडर। ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द मगध। मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मगध के बारे में सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मगध